A company issued 1000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share. इस सेंटेंस में आप समझ सकते हैं रुपीज 10 इज द फेस वैल्यू, रुपीज 2 इज द प्रीमियम अमाउंट, तो इशू प्राइस कितनी हो जाएगी, रुपीज 12 विल बी द इशू प्राइस. पेबल एज रुपीज 3 ऑन एप्लीकेशन, रुपीज 5 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस. तो बैलेंस कितना बचता है आपके पास में, यू विल लेफ्ट विद द बैलेंस. ऐड कर लीजिए भाई. इशू प्राइस हमने अभी कितनी देखी, इशू प्राइस हमने देखी 12 रुपीज. 3 + 5 कितना हुआ 8. 12 में से 8 गया तो बैलेंस कितना बचेगा हमारे पास में, द बैलेंस विल बी रुपीज 4. ठीक है. द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज का. ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड. अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स डिड नॉट पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. यानी कि उसने अलॉटमेंट तक कोई दिक्कत नहीं की, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी 200 शेयर्स पे एरियर में रह गया. The forfeited shares were reissued at ₹8. ये री-इशू का प्राइस है, इशू का प्राइस नहीं है. इशू प्राइस था अभी हमने कितना निकाला था 12 रुपीज. ये री-इशू का प्राइस है. पर शेयर फुली पेड का मतलब है 10 रुपी का शेयर था और हम मान रहे हैं पूरा 10 रुपीज पेड अप. अब 10 रुपी का शेयर अगर आपने 8 रुपीज में री इशू किया है तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है 2 रुपीज का, ये क्या हो जाएगा, 2 रुपीज विल बी द डिस्काउंट ऑन री इशू. गॉट इट. जनरलाइज द फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स. शेयर्स के फॉरफीचर एंड री इशू की एंट्रीज आपको करनी है. सिर्फ फॉरफीचर और री इशू की एंट्रीज करनी है, आपको इशू, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट वो सब एंट्रीज नहीं करनी है. तो क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग में कहीं को डाउट हो तो एक बार आप पूछ लो, उसके बाद फिर हम जनरल एंट्रीज कर लेते हैं. फॉरफीचर, री इशू और कैपिटल रिजर्व की एंट्री हमें करनी है. तो देखिए सबसे पहले फॉरफीट करते समय आपको जो कुछ चीजों को इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ. ये शेयर को हमने इशू किया था प्रीमियम पे, आप देख रहे हैं, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2. क्या आपको ये प्रीमियम मनी रिसीव हो गया था या नहीं हो गया था, ये बात आप कंफर्म करो. तो इसने कहा कि एप्लीकेशन पे 3 रुपीज और अलॉटमेंट पे 5 रुपीज. इसने ये लिखा नहीं है कि क्या ये अलॉटमेंट का जो 5 रुपीज है इसमें प्रीमियम अमाउंट इंक्लूडेड है या नहीं है. तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मान के चलते हैं, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट तो प्रीमियम का अमाउंट उसमें इंक्लूडेड मान के चलते हैं. और उसके अकॉर्डिंगली जब अगर मैं आपसे रेट्स पूछूं कि क्या क्या होगा, तो देखिए एप्लीकेशन का होगा 3 रुपीज, अलॉटमेंट का होगा 5, और 5 में मैंने क्या कहा कि जब तक क्वेश्चन कुछ स्पेसिफाई ना करे या साइलेंट रहे तो हम ये मान के चलते हैं कि उसमें प्रीमियम अमाउंट इंक्लूडेड है. यानी एक्चुअल प्राइस अलॉटमेंट की 3 रुपीज ही है और 2 रुपीज प्रीमियम का है. और फिर उसने कहा बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो बैलेंस कितना बचा, अभी टोटल 12 रुपीज इशू प्राइस हो रही है, 3 + 5 8 आपने कर दिया. तो जो बैलेंस आपका बचेगा दैट विल बी ₹4. 12 - 8 4, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का. तो हमें एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ और अलॉटमेंट का पैसा भी रिसीव हुआ. जब हमें अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ तो हमें ये अलॉटमेंट का, कैपिटल का और प्रीमियम का दोनों ही मनी रिसीव हो गए थे. इंपॉर्टेंट बात यह है, जब आपका प्रीमियम मनी आपको रिसीव हो जाता है, जब आपको प्रीमियम मनी रिसीव हो जाता है ड्यूली, प्रीमियम मनी का अगर कोई प्रॉब्लम ना रही, ये हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुआ था, बाकी तो हमें अलॉटमेंट के टाइम पे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी. तो जब आपको प्रीमियम मनी रिसीव हो जाता है तो आप अपनी फॉरफीचर की, री इशू की और कैपिटल रिजर्व की इन किसी भी एंट्री में उस प्रीमियम अमाउंट का डिस्क्लोजर कहीं कोई जरूरत नहीं होती है. आई रिपीट, जब कभी भी कोई शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ था और वो प्रीमियम मनी आपको ड्यूली अगर रिसीव हो गया था तो फॉरफीचर की एंट्री करते समय आपको प्रीमियम अमाउंट का कुछ भी नहीं करना होता है. उस प्रीमियम अमाउंट का आपको पूरी तरह से इग्नोर कर देना होता है. ये बात आई समझ में आप लोगों को. और इसी वजह से यहाँ पे जब मैंने एंट्री की है तो इस एंट्री में आप देखेंगे कि प्रीमियम का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है. मैंने शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट किया, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट किया, प्रीमियम को मैंने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, गायब कर दिया. इवन ये शेयर कैपिटल के सामने जो अमाउंट है 2000, ये कैसे आया, द नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, कितने शेयर्स फॉरफिट किया आपने, 200 एट द कॉल्ड अप अमाउंट और द नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू कितनी ली गई है, जो उसकी फेस वैल्यू थी वो ली गई है, मैंने प्रीमियम अमाउंट को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया. क्लियर है बात आप लोगों को. यानी कि जब आपको प्रीमियम मनी रिसीव हो जाए तो आपको फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम मनी को बिल्कुल भी शो करने की जरूरत नहीं होती है. तो यहाँ पे हमने ये प्रीमियम अलॉटमेंट का मनी रिसीव करने के साथ में प्रीमियम मनी भी रिसीव कर लिया था, इसलिए हमने इस एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का कहीं कोई हवाला नहीं दिया है. ठीक है. शेयर कैपिटल के सामने कितना अमाउंट आता है, कॉल्ड अप अमाउंट, तो पूरा 10 रुपीज कॉल्ड अप था. शेयर फॉरफीचर के सामने कितना आता है, टोटल मनी रिसीव्ड, तो आपको एप्लीकेशन का 3 रुपीज
और अलॉटमेंट का 3 रुपीज। मैंने क्या कहा, प्रीमियम को बिल्कुल हटा दो, खत्म कर दो, तो एप्लीकेशन का 3 रुपीज और अलॉटमेंट का 3 रुपीज, टोटल 6 रुपीज आपको रिसीव होते हैं 200 शेयर्स पे। 200 शेयर्स पे 6 रुपीज के रेट से आपको 1200 आपको रिसीव हो गया। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना रिसीव नहीं हुआ, 4 रुपीज, यानी 200 शेयर्स पे 4 रुपीज के रेट से आपको 800 रुपीज रिसीव नहीं हुआ। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के सामने अमाउंट वो लिखेंगे जो रिसीव नहीं हुआ, और शेयर फॉरफीचर के सामने वो अमाउंट लिखेंगे जो रिसीव हुआ, चाहे वो एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ था या अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ था या व्हाटएवर स्टेज। टोटल मनी जो रिसीव हुआ है वो हम शेयर फॉरफीचर के सामने लिखते हैं। और फिर से मैं बोल दूं, ये चीज ध्यान रखना, अगर प्रीमियम मनी रिसीव हो गया है तो उस प्रीमियम मनी को आपको फॉरफीचर के एंट्री में शो नहीं करना है। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री है री इशू के लिए। कितने में री इशू किया, 8 रुपीज में 200 शेयर्स को, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 1600, 200 शेयर्स 8 रुपीज के रेट से। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड, जो आपने डिस्काउंट अलाउड किया, तो 2 रुपीज का डिस्काउंट अलाउड किया, 200 शेयर्स पे 2 रुपीज के रेट से 400 रुपीज डिस्काउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट रुपीज 2000। अब आप देखिए कि आपके पास शेयर फॉरफीचर में अमाउंट कितना था। शेयर फॉरफीचर में मेरे पास में था 1200, उसमें से मैंने यूटिलाइज कितना किया, 400 रुपीज मैंने एज ए डिस्काउंट यूटिलाइज कर लिया, यानी कि रिमेनिंग 800 क्या है, वो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा इजी कैलकुलेशन है। दैट इज जो अमाउंट आपके पास शेयर फॉरफीचर में अवेलेबल था फॉरफीचर के टाइम पर, उसमें से आपने जितना यूटिलाइज कर दिया वो माइनस कर दो, बाकी का अमाउंट आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ये हो गया। अब आपको ध्यान है कि आपका जो फर्स्ट टाइम एग्जाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस उसमें होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको उसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो उसमें किस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं वो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। जल्दी से हम इनका एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द रेट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट कितना होना चाहिए, 4 रुपीज का रेट होना चाहिए। 3 रुपीज एप्लीकेशन का, 5 रुपीज अलॉटमेंट का, और हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला था ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 4 रुपीज। तो ऊपर ऑप्शन में देखिए आपको 4 रुपीज दिया है क्या। पहला ऑप्शन है हमारे पास में ₹5, दूसरा ऑप्शन ₹2, तीसरा ऑप्शन ₹3। तो हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव, बिकॉज the rate of first and final call in this question will be ₹4. None of the above will be the correct answer for this question. Next question, what will be the issue price of these shares? ये शेयर्स आपने इशू कितने में किए, तो देखिए 10 रुपीज इसका फेस वैल्यू था और 2 रुपीज प्रीमियम पे आपने इशू किया था, यानी कि इशू प्राइस कितनी हो जानी चाहिए, 12 रुपीज इशू प्राइस होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 10 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी 8 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी 12 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 12 रुपीज इसका इशू प्राइस होगा। इशू प्राइस बोल रहा है, री इशू नहीं बोल रहा है, इशू प्राइस बोला है। व्हाट कैन बी, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम अमाउंट और मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड। मैक्सिमम डिस्काउंट की बात ये कर रहा है कि कितना अलाउ कर सकते हैं, व्हाट कैन बी, कितना किया है वो नहीं पूछ रहा है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड ऑन री इशू ऑफ दी शेयर्स। इन शेयर्स पे आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना अलाउ कर सकते हो। तो जो अमाउंट आपको शेयर फॉरफीचर में अवेलेबल है, यानी कि जो अमाउंट आपको रिसीव हो गया था, तो कितना रिसीव हुआ था, देखिए हमें 3 रुपीज एप्लीकेशन का रिसीव हुआ था, प्लस हमें 3 रुपीज अलॉटमेंट का रिसीव हुआ था, तो हमारे पास में टोटल मनी कितना रिसीव हुआ था, ₹6। सो ₹6 कैन बी the maximum amount of discount that can be allowed at the time of reissue। 6 रुपीज पर शेयर की रेट से हम मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं जो हमें मनी रिसीव हो चुका है वो। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 2 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी 5 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी 3 रुपीज, लेकिन हमें तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, 6 रुपीज। तो इसका आंसर होगा नोटा, दैट इज नन ऑफ द अबव, बिकॉज maximum discount that can be allowed at the time of reissue can be the amount that was received at the time of issue and the amount which was credited to the share forfeiture account। जो अमाउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अवेलेबल है वो आप टोटल अलाउ कर सकते हैं एज अ डिस्काउंट। आप देखिए यहाँ पे 1200 रुपीज आपके पास टोटल फॉरफीचर में है ना, तो 1200 को अगर आप 200 से डिवाइड करो तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ₹6 पर शेयर। ₹6 पर शेयर विल बी द डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ रीइशू, मैक्सिमम डिस्काउंट है ये तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व इन द अबव केस। इस अबव केस में कैपिटल रिजर्व कितना होगा, तो देखिए हमने कैपिटल रिजर्व कितना कैलकुलेट किया था, 800 किया था ना। तो ऑप्शन नंबर ए है 200, बी है 400, सी है 600 एंड ऑप्शन नंबर डी 800 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगे और उनको करने के लिए आपको पहले एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बना के कैलकुलेट करके, और फिर आप उनको करेक्ट आंसर को मार्क कर पाएंगे। इसके अलावा किसी तरह का और कोई डाउट क्वेरी वगैरह लगता है तो आप इसी वीडियो को दोबारा से चैनल पे जाके देख सकते हैं फॉर द री एक्सप्लेनेशन। ओके,
थैंक यू।